नमस्कार। वेलकम टू आर एग्जाम वॉरियर्स। आज हम लोग बात करेंगे न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित 3 जजेज फैसला लिए गए थे। ठीक है, यहाँ से अक्सर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 3 जजेज फैसला कब कब हुआ ये याद करना इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो न्यायाधीश मामला था 1981 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1981 में। दूसरा 1993 में और तीसरा आपका 1998 में। तो 81, 93 और 98। ओके, पहला वाला जो था आपका कार्यपालिका की प्रधानता थी। इसमें कार्यपालिका की प्रधानता थी। डेट मीन्स राष्ट्रपति वगैरह, प्रधानमंत्री वगैरह का इसमें क्या था? प्रधानता था। ठीक है, ये लोग पावर में थे। द्वितीय न्यायाधीश मामला की अगर बात करें जो 93 में आया था, इसमें आपका कॉलेजियम पद्धति का जन्म हुआ। ठीक है, कॉलेजियम पद्धति का जन्म हुआ और तीसरा में कॉलेजियम का विस्तार हुआ। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ MCQ करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बात करें हम पहला न्यायाधीश मामला 1981 की, जिसमें कार्यपालिका की प्रधानता किस तरह से थी, तो देखेंगे। पहला न्यायाधीश मामला को हम लोग SP गुप्ता बनाम भारत संघ के नाम से भी जानते हैं। SP गुप्ता बनाम भारत संघ के नाम से जानते हैं। इसमें क्या डिसीजन आया था? तो कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 124 में प्रयुक्त शब्द परामर्श जो है, ठीक है, परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है। मतलब अगर परामर्श दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो उससे सहमत है। ठीक है, तो सहमति नहीं है। तो इसका प्रभाव क्या निकला जी? राष्ट्रपति कार्यपालिका जो होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को ठोस कारणों से अस्वीकार कर सकता था। ठीक है, तो अगर अस्वीकार कर सकता था तो इसमें पावरफुल हो जाता था। राष्ट्रपति कार्यपालिका क्या होता था? पावरफुल हो जाता था। इस फैसले ने अगले 12 वर्षों के लिए नियुक्तियों में सरकार को अधिक शक्ति दी। सरकार अपने अनुसार क्या करता था? नियुक्त करता था न्यायाधीशों को। ठीक है, वहीं हम दूसरा न्यायाधीश मामला की बात करें तो इसमें कॉलेजियम पद्धति, आप आज हम लोग जो देखते हैं कॉलेजियम पद्धति, जिसमें 5 लोग होते हैं, 5 लोग, डेट मीन्स 5 जज होते हैं। ठीक है, उसका स्टार्टिंग कब से हुआ था? तो इसी दूसरा न्यायाधीश मामला 1993 में इसका जन्म हुआ था। इस केस का नाम जो है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ठीक है, इसमें निर्णय दिया गया, पिछला वाला फैसला जो था उसको पलट दिया गया। ठीक है, पिछला फैसला को क्या कर दिया गया जी? पलट दिया गया। परामर्श का अर्थ वास्तव में क्या होता है? सहमति होता है। तो दूसरा मामला में क्या कर दिया गया? पलट दिया गया और ये परामर्श का अर्थ सहमति बता दिया गया। इससे क्या हुआ कि CJI की सलाह राष्ट्रपति पे क्या हो गई? बाध्यकारी बना दी गई। तो क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है, किस न्यायाधीश मामला में CJI का सलाह जो है राष्ट्रपति पे बाध्यकारी बना दिया गया? तो सेकेंड हो जाएगा आपका। यहीं से कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत होती है और स्टार्टिंग में CJI के साथ 2 वरिष्ठम न्यायाधीश शामिल किए गए। तो पहले 3 ही लोग थे। ठीक है, 5 नहीं था। कॉलेजियम व्यवस्था का जब जन्म हुआ था तो उस समय टोटल कितने जज होते थे? 3 जज होते थे। तीसरा वाला जब आपका न्यायाधीश मामला आया 1998 में, ठीक है, इस केस का नाम था प्रेसिडेंशियल डिफरेंस अनुच्छेद 143। ठीक है, इसमें निर्णय दिया, कोर्ट ने स्पष्ट किया परामर्श केवल CJI की व्यक्तिगत राय नहीं है। डेट मीन्स सिर्फ मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना और उस पर काम करना सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बहुमत न्यायाधीशों की राय होनी चाहिए। डेट मीन्स बहुमत बोलने का मतलब था वो जो कॉलेजियम व्यवस्था जो बनाया गया था उसमें बहुमत की बात किया गया था। और बहुमत की बात करते हुए इसमें क्या किया गया? कॉलेजियम का विस्तार किया गया। अब 3 के जगह टोटल कितने कर दिए गए? 5 जज कॉलेजियम व्यवस्था में यहीं से स्टार्ट हुआ था 1998 से। ठीक है, तो यही था आपका तीनों जज मामला। ठीक है, 81, 93, 98। इसको रेफरेंस में मतलब नीचे लिख दिया गया तुलनात्मक रूप में। ठीक है, 81, 93, 98।
पहला वाला में शक्ति किसको मिला जी, कार्यपालिका को, बाद बाकी दोनों में न्यायपालिका को मिला। ठीक है, दूसरा वाला में न्यायपालिका में किसको मिला, सीजेआई को मिला था, और तीसरा वाला में न्यायपालिका में कॉलेजियम को मिला। ठीक है, वहीं परामर्श का अर्थ पहला वाला में केवल विचारों का आदान प्रदान है, सहमति नहीं है, और दूसरा वाला में अनिवार्य सहमति बोल दिया, और तीसरा वाला में अनिवार्य सहमति के जगह बहुलतापूर्ण, मतलब कॉलेजियम अगर सहमत है तभी होगा। ठीक है, कॉलेजियम की संरचना, कोई कॉलेजियम नहीं था पहला वाला में, दूसरा वाला में 3 लोग थे, सीजेआई के साथ 2, और तीसरा वाला में 5 लोग थे। तो ये आपका हो गया न्यायाधीश मामला। अब इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे, एमसीक्यू। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है। तो सहमति नहीं तो पहला वाला में ही था ना जी, पहला वाला में ही था ना। तो प्रथम न्यायाधीश मामला 81-82 में आया था। ठीक है, तो ये प्रथम न्यायाधीश मामला 1982 81-82 हो गया। ठीक है, चलिए इसे एसपी गुप्ता के नाम से जानते हैं। कार्यपालिका सरकार की प्रधानता थी, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रपति सीजेआई की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था, ये भी जानते हैं। कॉलेजियम व्यवस्था का नींव किस ऐतिहासिक केस में रखा गया, तो दूसरा वाला में 1993 में रखा गया था। ओके, और साथ में इसी में 3 जज की शुरुआत हुई थी, ये तो हम लोग देख लें। तीसरा न्यायाधीश मामला कब आया जी, 1998 में। वास्तव में क्या था, तो इसमें क्या किया गया था, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत मांगा गया परामर्श था, तो 143 से संबंधित था। राष्ट्रपति उस समय कौन थे, तो KR नारायण थे, ने कॉलेजियम की प्रणाली को स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी, जिसे बाद में कॉलेजियम का विस्तार हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा न्यायाधीश मामला के अनुसार कॉलेजियम में कितने न्यायाधीश किसी नाम के विरुद्ध हो तो सीजीआई को वह सिफारिश सरकार को नहीं भेजनी चाहिए। ठीक है, तो वही 5 में से क्या, कम से कम 2 न्यायाधीश। यदि 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों में से 2 भी किसी नाम पर असहमत है तो वह नाम सरकार को नहीं भेजा जाएगा। यह सामूहिक राय का सिद्धांत पर आधारित है, मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए। कितना, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आगे का प्रश्न है आपका, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को परामर्श से बदलकर सहमति में बदलने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य आपका था न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श प्रक्रिया में सीजेआई को कौन सी भूमिका दी थी, तो प्राइम्स इंटर पोरस समानों में प्रथम। ठीक है, प्राइम्स इंटर पोरस समानों में प्रथम। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि सीजीआई की राय की प्रधानता मिलेगी, लेकिन वह अपनी राय कॉलेजियम के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ चर्चा के बाद ही बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि सरकार कॉलेजियम द्वारा भेजे गए किसी नाम पर आपत्ति जताती है और फाइल वापस भेज देती है तो कॉलेजियम के पास क्या विकल्प, तो वह उस नाम को दोबारा भेज सकता है। ठीक है, उस नाम को दोबारा भेज सकता है, तो सरकार उसे मानने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। दोबारा अगर भेज दे तो मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, लेकिन इसकी सीमा वगैरह टाइम पीरियड कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP क्या है। ठीक है, तो सरकार और न्यायपालिका के बीच नियुक्ति के लिए तय किया गया एक दिशा निर्देश है। ठीक है, MOP वही होता है आपका। आगे देखेंगे, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि कॉलेजियम की सलाह बहुलतापूर्ण, तो लास्ट वाला था आपका तृतीय वाला 1998। ठीक है, आगे देखेंगे, उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है, तो ये तो राष्ट्रपति के पास है कार्यकारी न्यायाधीश। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 223 के अंतर्गत है। ठीक है, क्या कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल इस आधार पे, ठीक है, कब किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन किस आधार पे, परामर्श की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हो तब किया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीश, अगला क्वेश्चन है कि नियुक्ति किसकी पूर्व सहमति से होती है, तो संबंधित न्यायाधीश और राष्ट्रपति दोनों की। ठीक है, 127 अनुच्छेद 127 जब कोरम पूरा नहीं होता है तो ये तदर्थ न्यायाधीश इसी के अंतर्गत है। ठीक है, और तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश
को वापस बुलाने के का प्रावधान जो है 128 सुप्रीम कोर्ट के अनुसार और 224 के ए जो है हाई कोर्ट के अनुसार। ठीक है, आगे अगर बात करें हम, ठीक है, तो कॉलेजियम सिस्टम की सबसे बड़ी आलोचना किस आधार पे की जाती है? तो इसमें पारदर्शिता की कमी है। किसकी कमी है जी? पारदर्शिता की कमी है, इसलिए इसकी आलोचना की जा रही है। ठीक है, बाद बाकी आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और आपको भी बिहार दरोगा मेंस के रिगार्डिंग अगर आपको भी लगता है कि इस टॉपिक से प्रश्न बन रहा है तो कृपया उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम उस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में इसी तरह से वीडियो बना के आपके सामने ला सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।